नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार से सुनील कुमार। हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल के लिए एक खास इंटरव्यू के लिए आपके साथ हूँ। छत्तीसगढ़ के सबसे वरिष्ठ विधायकों में से एक सत्यनारायण शर्मा जी। सत्यनारायण शर्मा 7 बार विधायक बने हैं, 7 बार जीते हुए हैं। आने वाला चुनाव उनके लिए 8वां चुनाव हो सकता है। और बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि इस राज्य में कुल 3 विधायक ऐसे हैं जो कि 7 बार विधानसभा चुनाव जीते हुए हैं। एक हैं सत्यनारायण जी, एक हैं रविंद्र चौबे और एक हैं बृजमोहन अग्रवाल। लेकिन एक विधायक ऐसे भी हैं जो खबरों में कम रहते हैं, चर्चा में कम रहते हैं। वो हैं राम पुकार जी। वो पत्थलगांव के विधायक हैं। राम पुकार जी वो 8 बार के विधायक हैं। अब ऐसे वरिष्ठ एक विधायक सत्यनारायण शर्मा जी, ये पहले मंदिर हसौद के विधायक थे। मंदिर हसौद एक अलग कॉन्स्टिट्यूंसी थी, उसके विधायक रहे। ये लगातार 5 बार वहाँ से चुनाव जीते। 1985 से लड़ना शुरू किया, लगातार चुनाव जीते। मुश्किल कॉन्स्टिट्यूंसी थी। मैं रिपोर्टिंग करता था उन दिनों अखबार में, और मुझको ध्यान है कि मैं सत्यनारायण जी के साथ इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कई बार दौरे पर जाता था। कई बार गांव में कोई कार्यक्रम रहता था, कोई समारोह रहता था। कई बार मुझको इनके साथ इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी देखना नसीब हुआ था। वहाँ के कोई जातिगत समीकरण इनके पक्ष में नहीं थे। वहाँ ब्राह्मण आबादी बहुत ही कम है, वहाँ सवर्ण आबादी बहुत ही कम थी मंदिर हसौद कॉन्स्टिट्यूंसी में। ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसी से लगातार जीतते थे, बिना किसी ब्रेक के लगातार जीतते थे। और मुझको ध्यान है, मैं चूंकि रिपोर्टिंग करता था उस समय, जिन विधायकों को देखा है उनके बारे में ज़्यादा मैं कह सकता हूँ आपसे। मैं इनके घर कई बार सुबह सुबह जाता था, तो जो लोग गांव से काम करवाने इनके यहाँ आते थे, तो ये गमछा लपेटे हुए और खादी की बंडी पहने हुए नीचे खड़े हुए आंगन में उन्हीं लोगों का कागज लेके, उन्हीं के पीठ पे कागज रखकर उसी में दस्तखत करके लिख के दे देते थे कि जाओ इसकी चिट्ठी बनवा लो ऑफिस से, या जाओ इसको मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर को दे देना, सुबह से। और मैंने कई बार पूछा कि आपका आराम कब होता है, तो उन्होंने कहा कि आखिरी व्यक्ति जब कुछ बोलते रहता है तब मेरे को नींद आते रहती है, नींद आ जाती है, तब तक लोग बोलते रहते हैं। और सुबह जब पहला व्यक्ति कोई मिलने आता है तो उसकी आवाज़ से नींद खुलती है। मैं आपसे एक बात कह सकता हूं कि मैंने इतने जीवट, इतनी मेहनत करने वाले विधायक बहुत कम देखे हैं। सत्यनारायण जी बहुत नमस्कार। नमस्कार सुनील कुमार जी। आपसे बात करके मुझको बड़ी खुशी हो रही है, और मुझको अपने रिपोर्टिंग के दिनों की वो तमाम घटनाएं याद आ रही हैं जो आपके साथ आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम के मैंने देखी। मुझे भी याद आ रही है, काम करते देखा हुआ है मैंने। बिल्कुल, आपका बड़ा स्नेह जिस रहा। अंदाज में मैंने काम करते देखा है, मैं हर 90 विधायकों को तो मैंने नहीं देखा है, जी। लेकिन जितनों को मैंने देखा है उसमें ऐसी मेहनत करने वाले किसी को मैंने नहीं देखा। जनसेवा के क्षेत्र में सुनील कुमार जी, एक एक आदमी की बात सुननी चाहिए, और उसको कैसे हम रिलीफ दे सकते हैं, उसको कैसे राहत दे सकते हैं, ये हमारे सामने सबसे बड़ा मकसद रहता है। और इस मकसद को हासिल करने के लिए न चैन देखना, न सुबह देखना, न रात देखनी है, न भूख देखना, न प्यास देखना, न दिन देखना। मेहनत करना हमारा काम, मेहनत करते हैं, ईश्वर उसका परिणाम देता है, जनता का आशीर्वाद मिलता है। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, ये जो मंदिर हसौद कॉन्स्टिट्यूंसी थी पहले, जहाँ से आप 5 बार लगातार विधायक रहे, वो कॉन्स्टिट्यूंसी मुझको किसी ने चर्चा में ऐसा बतलाया था, कांग्रेस के किसी नेता ने, कि श्यामाचरण शुक्ल मुख्यमंत्री थे और उन्होंने बड़ी सेफ कॉन्स्टिट्यूंसी है, कांग्रेस के लिए अच्छी सुरक्षित कॉन्स्टिट्यूंसी रहे, ऐसा उन्होंने अपनी पत्नी पद्मिनी शुक्ला जी के लिए वो कॉन्स्टिट्यूंसी तैयार करवाई थी। ऐसी चर्चा आपको कांग्रेस के भीतर सुनाई दी होगी? ये इसमें सच्चाई भी है, और ये परिस्थितियाँ ऐसी बनी जिस कारण पद्मिनी भाभी नहीं लड़ पाई। आज वो नहीं है, लेकिन उनके प्रति सम्मान की भावना है, और ये चर्चा रही, ये हकीकत भी है। प्लानिंग ऐसी थी और इसके आधार पर भी, और पहली बार रामलाल जी चंद्राकर उसमें विधायक बने। तो ये प्लानिंग पूरी हो क्यों नहीं पाई? क्या श्यामाचरण जी जो कांग्रेस से निष्कासित हो गए थे,
जी जी, उसकी वजह से उसी नहीं कारण हुआ। वही बड़ा बड़ा उसमें उनके कामों में विरोध वही हुआ और काफी सदमा भी लगा उसका श्यामा चरण जी को। ऐसा। अब ये मुझको बतलाइए कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी बाद में आपकी जो है ये जी बदल कर रायपुर ग्रामीण से आपको लड़ना पड़ा, जी जी, जो कि वो कॉन्स्टिट्यूंसी डिलिमिटेशन विलोपित, उसका हुआ, डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूंसी विलोपित हो गई वो वो। कॉन्स्टिट्यूंसी विलोपित हो गई, उसका हाँ, थोड़ा सा हिस्सा रायपुर ग्रामीण ग्रामीण में में, आया। जी जी जी। तो आपके पुराने वोटर में से बहुत कम रह गए इसमें। हाँ, बहुत कम रह गए और वोटर यहाँ साहू बाहुल्यता ज्यादा थी। हाँ, लेकिन बाद में मैंने साहू लोगों को भी अपने पक्ष में किया ऐसा। और उसका सुखद परिणाम रहा कि 2 बार वहां से चुनाव जीता हाँ, और साहू उम्मीदवार को मैंने हराया वहां, उसी कॉन्स्टिट्यूंसी उसी से, कॉन्स्टिट्यूंसी। जहाँ से एक बार साहू ने आपको जी जी, हराया, हराया जी, पहले जी, चुनाव पहली में। बार। जी वो जी यानी मंदिर हसौद से जब रायपुर ग्रामीण बनी जी आपकी जी कॉन्स्टिट्यूंसी जी जी चेंज हुई, जी जी, तो उस वक्त पहला चुनाव आप हारे वहां पहला से, चुनाव हारे। क्योंकि साहू बाहुल्य कॉन्स्टिट्यूंसी थी, साहू नया बाहुल्यता नया और इलाका भाजपा था। का गढ़ बन गया था वो। हाँ, क्योंकि हमारे जितने भी उम्मीदवार हारने के बाद एक दिन भी वहां गए नहीं थे, इस कारण भाजपा का गढ़ बनता चला गया। उस गढ़ को मैंने तोड़ा। रायपुर ग्रामीण कॉन्स्टिट्यूंसी से कांग्रेस के जो हारते थे जितने उम्मीदवार थे फिर भूल जाते कभी थे। एक दिन भी नहीं गए वो लोग। उसका कारण था हाँ, कि वो भाजपा का गढ़ बन गया, लेकिन बाद में मैंने उस गढ़ को तोड़ा हाँ, और लोगों को अपने पक्ष में किया। ये बड़ा गजब का आप बतला रहे हैं। मैंने दूसरा देखा हुआ जी है जी आपके घर पर सुबह सुबह जी जी जितने भी लोग मेडिकल कॉलेज में अस्पताल में भर्ती होते थे, जी, बिल्कुल मंदिर बिल्कुल। हसौद कॉन्स्टिट्यूंसी के हों, रायपुर ग्रामीण के हों, मुझको याद है, और दूसरे जगह के भी कोई आ जाएं तो आप हर मरीज के लिए कंसर्न डॉक्टर को फोन करते थे। निश्चित रूप से सेवा का धर्म था हमारा और मैं चाहता था कि मरीज को बड़ी वेदना है, तकलीफ है, कैसे उसको साधन उपलब्ध कराया जाए, कैसे इलाज हो उसका अच्छा। और मैं अपने अपने घर से 2 लोगों की मैं ड्यूटी लगाते अस्पताल में, ड्यूटी थी, वो उनके साथ जाके इलाज कराते थे, आज भी कराते हैं। हाँ, आज भी 2 लोग मैं की देखता ड्यूटी था आप अपने बेटे को ही लगातार जी इसमें जी लगा के जी जी, रखते थे पंकज बराबर जाता था कि जो और मरीज है कॉन्स्टिट्यूंसी का बिल्कुल। उसको वो किया जाए। मैं सत्यनारायण जी एक चीज समझना जी चाहता जी हूँ, जी ये जी, अपन अभी के माहौल में आ जाए। हाँ जी जो 2018 का चुनाव हुआ, जी जी जिसमें आप दूसरी बार इस कॉन्स्टिट्यूंसी से विधायक बने, जी 7वीं जी बार पूरे करियर जी के बने, जी जी इसमें बहुत सारे लोग आपके जूनियर मिनिस्टर बने, आपसे बहुत जूनियर जी जो जी एमएलए थे वो मिनिस्टर बने, जी जी, लेकिन आप मंत्री नहीं बने। दूसरा ये है कि बहुत सारे निगम मंडल थे, उसमें भी कहीं आप नहीं बने। तो ये ऐसी नौबत क्यों आई? लोगों की उत्सुकता देखिए है। ये तो चीफ मिनिस्टर का प्रिविलेज होता है, किसको मंत्री बनाए, अपनी टीम में किसको रखे। जी, हम लोगों को शायद कार्यकर्ताओं के साथ काम करने का मौका मिला और इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इसमें हमने भी कोई इसमें कोई नाराजगी जाहिर नहीं की हाँ, और बिल्कुल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की तरह इसको हमने आत्मसात किया और हाँ, कोई निगम मंडल में जाने का सवाल नहीं था। हम लोग हाँ, इसको इनकार कर दिए थे कि हाँ, एक बार कैबिनेट मिनिस्टर रहने के बाद निगम मंडल में जाना हाँ, थोड़ा सा सम्मान के विरुद्ध बात लगती है, इसलिए हाँ, हम लोग नहीं गए। लेकिन मैं हुआ, धनेन्द्र साहू जी हुए, जितने भी सीनियर लोग थे, हाँ, सब लोगों ने इस बात को सहज स्वीकार किया हम्म, कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिसे चाहें हाँ, अपनी टीम में रखे, काम उनको लेना, हाँ, प्रदेश की सेवा करना है, वो भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, हाँ। इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। दूसरा मैं एक चीज पे आना चाहता हूँ उसी के साथ साथ जी कि कांग्रेस ने शराबबंदी की घोषणा की थी अपने घोषणा पत्र में, और शराबबंदी के लिए एक कमेटी बनाई गई जी, जिसमें जी। आपको अध्यक्ष बनाया गया। आप, मुझको याद है अच्छे से, अविभाजित मध्य प्रदेश के समय आप आबकारी मंत्री जी थे, जी जी और बहुत सारे लोग उस समय ये सोचते थे कि राज्य बनेगा, आप मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा भी बहुत लोग सोचते थे। लोगों की कल्पना करना एक अलग बात है, हाँ, लेकिन पार्टी का जो आदेश करती है, हाँ, पार्टी यानी जो आदेश देती है वो यानी हमारे लिए मैं इस सर्वोपरि पे है। आ रहा था कि आबकारी मंत्री के रूप में आपका बड़ा तजुर्बा था मध्य प्रदेश के समय जी से, जी, फिर आपको ये कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया शराबबंदी के लिए। देखिए मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश दिया उसको हमने सहज स्वीकार किया। जी, और दरअसल में शराब एक सामाजिक बुराई है सुनील जी, और इसमें जो जहरीली शराब जो आती है बाहर से, उसके कारण बहुत नुकसान होता है, लोगों की हत्याएं मर जाते हैं लोग।
आप देखिए गुजरात में, पंजाब में, बिहार में कितने लोग मर गए। तो समाज, ये शराब एक सामाजिक बुराई है। हम लोगों को जन जागरण करके ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जिससे सतह आदमी से घृणा करने लग जाए और छोड़ दे। लेकिन घोषणा पत्र में तो जन जागरण का चर्चा नहीं था। घोषणा नहीं, पत्र में तो शराबबंदी का वायदा था। वायदा था, लेकिन बाद में चीजें सामने आई। मेरे घर के बगल में ही 3 आदमी स्प्रिट पी करके मर गए। तो जो नशे के आदी हैं उनको नशे की आदत से कैसे छुड़ाया जाए, ये पहला सवाल था। नहीं, लेकिन मेरा ये कहना है कि 75 साल आज़ादी को हो रहे हैं, 70 साल हो गए थे जब सरकार बनी कांग्रेस की यहाँ। इस 70 साल में आप लोगों को ये तजुर्बा नहीं हुआ था कि शराबबंदी जो है उससे वो आदत छुड़ाना ज़्यादा जरूरी है और जहरीली शराब आ जाएगी और लोग मर जाएंगे, और आपने घोषणा पत्र में जोड़ दिया था। देखिए, महात्मा गांधी जी का सबसे बड़ा सोच यही था कि नशा मुक्ति हो। नशा मुक्ति को सामने रख के बात रखी गई, लेकिन सूखे नशे पर अगर हम नियंत्रण कर लेंगे तो ये नशा अपने आप खत्म हो जाएगा। दूसरा, नशा मुक्ति केंद्रों को ज्यादा बढ़ाने की बात की, आउटलेट कम करने की बात की। ये चीजें जो आई हैं सामने, उससे ये हुआ कि भाई दूसरे लोगों की जान बचाने की बात भी सोचनी चाहिए। 2 तरह के पक्ष हैं, एक पीने वाला, एक नहीं पीने वाला। नहीं पीने वाला चाहता है शराबबंदी हो, और पीने वाला चाहता है कि शराबबंदी नहीं हो। और पीने वाले की बीवी क्या चाहती है? पीने वाली बीवी वही चाहती है जो उसका हस्बैंड चाहता है। अंतर कलह अगर होता है, उसको जीवन भर तो उसको उसके साथ देना है। और परिवार के मुखिया की बात ही मानी जाती है। तो वो भी अगर एडजस्ट करती है बेचारी, क्या करेगी वो? नहीं, चाहती है, ये कहना और एडजस्ट करना, इसमें फर्क है थोड़ा। नहीं, वो उसके पास कुछ चारा नहीं एडजस्ट करने के सिवा। लेकिन वो तो इस झांसे में आ गई कि कांग्रेस आएगी तो शराबबंदी करेगी। कांग्रेस ने कहा है और उसने आप लोगों को वोट दे दिया। आप लोगों के जो दावे थे कि जितनी सीट मिलेगी उससे और ज्यादा सीट मिल गई। पूरा छप्पर फाड़ के गिरी सीट आपकी पार्टी के पक्ष में। नहीं, हमारा जो जीतने का सबसे बड़ा कामयाबी का राज है वो किसान। अन्नदाता भाई, किसान हमारे भगवान है। हम लोगों ने कर्ज मुक्ति की, और धान का मूल्य बढ़ाया खूब। 2500 रुपए क्विंटल, पहली बार इतिहास में, देश के इतिहास में माननीय भूपेश बघेल जी ने सबसे पहले अब वादा पूरा किया। अब आने वाले समय में 2680 रुपये होगा। लेकिन ये पैसा जा तो रहा है दारू में ना फिर से? नहीं, ऐसा नहीं सुनील जी, ये पैसा मार्केट में आ रहा है। यही पैसा व्यापारियों में जा रहा है। जो देखिए लेबर है, श्रम करता है, उसको मनोरंजन को साधन नहीं है, श्रम करता है, वो थोड़ा बहुत नशे की आदत है उसमें, उसको हमको छुड़ानी पड़ेगी। वो उसको तनख्वाह मिलती है, खरीदता है। कितना छुड़वा पाए आप? 4.5 साल हो गए, अब तो चुनाव सामने आ गया है। काफी हद तक नशा मुक्ति पर प्रतिबंध लगा है। नहीं, लेकिन प्रदेश में शराब जो बनना और बिकना है वो तो जो का त्यों जारी है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। देखिए, ये तो सब चीजें जनसंख्या के आधार पर रहता है। जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, खपत भी बढ़ेगी, खपत कम भी होगी। ये जो बातें हुई हैं, आउटलेट भी कम किए हम लोगों ने शराब के लिए, और जन जागरण की पूरी कोशिश की है। अभी देखें, ये अपना शांति सरोवर में, शांति सरोवर को एमओयू किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इसी बात के लिए क्या, नशा से लोग नशा मुक्ति हो। सारे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सबकी कोशिश ये है कि भाई इस नशे से लोग बाहर आए। एक बात बतलाइए सत्यनारायण जी, जो लॉकडाउन जो हुआ था, जी, उसमें तो महीनों तक कोई शराब नहीं थी, लोग बिना शराब के रह लिए, कोई मरा नहीं, कुछ नहीं हुआ, कोई जहरीली शराब भी नहीं आई, किसी तरह से नहीं मरे लोग। नहीं मरे उसमें बहुत, देखिए जितने 2-4 लोग अगर मरते हैं, मान लीजिए, तो 2-4 लोग दारू पी के शराब अवेलेबल नहीं हुई, स्प्रिट पी लिया लोगों ने, मान लिया, गिने चुने लोग मरे थे, मुझको भी याद है बहुत अच्छे से। तो शराबबंदी अगर आप करते तो लोग मर नहीं जाते उससे, लेकिन कांग्रेस की नीयत शराबबंदी की नहीं थी, ऐसा लगता है। नहीं, ऐसा ये सही नहीं है। मैं बता रहा हूँ, कोरोना काल में भरपूर राशन पहुँचाया हम लोगों ने, और चूंकि बाहर निकलना मुश्किल था, लोग जा नहीं सकते थे, अवेलेबिलिटी कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी, भरपूर राशन पहुँचाया, घर में रहे लोग, मेडिकल दवाइयाँ दी, सब कुछ किया।
एक अनुशासनबद्ध तरीके से रहे उस वक्त। मैं बाहर अगर निकलते तो उपलब्ध होती मैं इस उनकी। बारे में आखिरी सवाल एक कर रहा हूँ, फिर दारू को छोड़ें अपन, जी क्योंकि जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरा ये कहना है कि ये कमेटी आपकी अध्यक्षता में बनी और 4.5 साल में इसको क्या हासिल हुआ? नहीं, इसमें 2 जगह हम लोगों ने दौरा किया, गुजरात भी हम लोग गए और बिहार भी गए। लेकिन मैं आपको सुनील जी बता रहा हूँ कि इजीली शराब मिल रही है सब जगह। बाहर से दूसरे प्रांतों से, हरियाणा से, पंजाब से स्मगलिंग होती है शराब की। तो स्मगलिंग अगर शराब की होगी, जहरीली शराब आएगी, बहुत से मृत्यु की संभावना, लोग मर सकते हैं। बिहार में, गुजरात में, पंजाब में कितने लोगों की मृत्यु हुई है। हमारे मध्य प्रदेश में हुई है, यहाँ पर सरायपाली में हुई। कुल मिला के आपका ये कहना है कि शराबबंदी मुमकिन नहीं है, ये कहना है? शराबबंदी पर नियंत्रण किया जा सकता है, व्यवहारिक दृष्टि से शराबबंदी संभव दिखते नहीं है। यानी अब कम से कम आने वाले चुनाव में घोषणा पत्र में कांग्रेस के लिए ये आसार नहीं है कि शराबबंदी का फिर वायदा कर दे। आज शराबबंदी पर नियंत्रण करने का वायदा कर सकती है। हाँ, लेकिन शराबबंदी का वायदा करने का वायदा देखिए, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहाँ क्यों नहीं कर देते लोग शराबबंदी? जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उनके तो घोषणा पत्र में नहीं, भले घोषणा पत्र में न हो, अगर इसको इतना गलत समझते हैं तो अपने प्रांत में करके देख लें। प्रधानमंत्री जी जिन्होंने राशन का जैसी व्यवस्था की, हाँ, वन राशन वन नेशन, हाँ, उससे तो पूरे देश में शराबबंदी एक साथ कर दें, हाँ, सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा, स्मगलिंग नहीं होगी। ये जो तस्करी होती है जहरीली शराब। अब मैं एक दूसरी कमेटी पे आना चाहता हूँ। जी जी। एक कमेटी बनी थी यहाँ राजधानी रायपुर में, एक स्काई वॉक बना था बीजेपी गवर्नमेंट के समय। लोहे का सबसे बड़ा ढांचा है ये, कि लोग पैदल सड़क पे ना चलें, चौराहा पार ना करें, ऊपर ऊपर हवा में चलें। ये आधा बना ढांचा उस समय, उसके बाद पूरा नहीं हुआ पिछली सरकार के रहते। जी जी। आप यही की अध्यक्षता में एक और कमेटी बनी जी जी कि ये स्काई वॉक का क्या किया जाए? स्काई वॉक में देखिए, मैं उसको समझना इसलिए चाह रहा हूँ जी जी कि आपकी अध्यक्षता की ये दूसरी कमेटी थी। पहली दारू की थी शराबबंदी के लिए, दूसरी स्काई वॉक के लिए थी। ये कमेटी भी 4.5 साल में ये नहीं समझा पाई सरकार को या जनता को कि स्काई वॉक को तोड़ दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। देखिए सुनील जी, क्या है, स्काई वॉक में व्यवहारिकता की दृष्टि से प्लानिंग के साथ काम नहीं हुआ। आप बताइए, डीके हॉस्पिटल से जयस्तंभ तक कौन पैदल चलने वाला है? कब साधन देखते हैं, रिक्शा देखते हैं, ऑटो रिक्शा देखते हैं, लोग आते जाते हैं, कोई पैदल नहीं चलता, सबके पास गाड़ियाँ हैं। और ये वहाँ से वहाँ तक पैदल चलने की योजना बना डाली। नहीं, मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं योजना अच्छी थी बुरी थी उस पर नहीं जा रहा। जी। मैं तो मान रहा हूँ कि आपकी सरकार बनी, आपने चुनाव के समय मुद्दा बनाया उसको, सरकार बनने के बाद कमेटी के अध्यक्ष बने आपकी, इसके ऊपर फैसला लिया जाए। जी जी। 4.5 साल में सरकार एक ढांचे पे फैसला नहीं ले सकी। उसका कारण मैं बता रहा हूँ कि इस पर लगभग 50 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे, और इसको अगर तोड़ा जाता तो वो एक तरह से शासकीय धन का अपव्यय दिखता। तो इसको हमने तो ये दिया, इसको और सदुपयोग कैसे कर सकते हैं, अच्छा सदुपयोग क्या किया जा सकता है, वो सरकार करे, फैसला सरकार को लेना था। नहीं, मैं तो, आप सत्तारूढ़ पार्टी में हैं, मैं समझना चाह रहा हूँ, चूंकि आप ही की कमेटी ने रिकमेंडेशन दी होगी। जी जी। 4.5 साल में सरकार अब तो फैसला ले भी नहीं सकती ये सरकार। जी जी जी। टेक्निकली ले सकती है कुछ भी, जब तक आचार संहिता न लगे। इसमें देखिए करप्शन के चार्जेस बहुत ज़्यादा लगे थे इसमें, ये इसकी ईओडब्ल्यू से जांच चल रही है, ऐसा मेरी जानकारी में है। हाँ, वो तो घोषणा मैंने पढ़ी थी, ईओडब्ल्यू से जांच की। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक सरकार ने पिछले चुनाव में जिसको मुद्दा बनाया रायपुर में कि भ्रष्टाचार है, हमारी सरकार बनेगी, हम इसको तोड़ेंगे, इसकी जांच कराएंगे। जांच की घोषणा हुई है अभी 2-3 महीने पहले जी। तो ये 4 साल कम से कम न जांच शुरू हुई, अब क्या जांच हो जाएगी 3 महीने में? और दूसरा ये है कि आपकी कमेटी सरकार को ये भी नहीं बतला पाई कि इसको रखा जाए कि तोड़ा जाए। नहीं, हमने ये कहा है, ये हमने रिपोर्ट में कहा है कि इसमें और बेहतर उपयोग करते हुए इसको रखा जाए। तोड़ने से 50 करोड़ का नुकसान होता,
वो पब्लिक के गले में नहीं उतरता। पब्लिक समझती कि भाई ये जनता की धनराशि का अपव्यय हो रहा है, तोड़ने का मतलब ये हुआ। इसलिए हमने तो ये सुझाव दिया था कि इसका और बेहतर उपयोग किया जाए। लेकिन 4.5 साल में कोई उपयोग ही नहीं लेकिन हुआ। इस बीच में करप्शन के आरोप खूब लगे, इसलिए करप्शन की जांच हो, और जो अगर इसमें अधिकारी या कोई भी व्यक्ति लिप्त पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई हो, ये मुद्दा था। लेकिन उपयोग नहीं हो पाया उसका कुछ उपयोग भी। नहीं हो पाया, ये मैं मानता हूँ कि उपयोग नहीं हो पाया। ढांचा वैसा का वैसा मेरा ये खड़ा कहना है। है कि आप किसी चीज का उपयोग करते करते भी जांच करवा सकते थे। यानी आपके जिम्मे सरकार ने 2 काम दिए, जी जी वो दोनों काम ऐसे थे जिसमें 4.5 साल में सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया। मैं केवल यहाँ पे आ रहा हूँ। जी 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 जैसे पुलिस में सीआईडी रहती है ना, कि जिस कोई जी। कार्रवाई ना करनी हो जी। तो उस केस को सीआईडी को भेज देते हैं। तो ऐसा सरकार नहीं, ने ऐसा आपको तो नहीं था। सीआईडी जैसा बना दिया कि जिसपे कोई कार्रवाई नहीं करनी है उसकी जांच कमेटी में बैठा। ऐसा नहीं था। देखिए, किसी भी काम को, सरकारी काम करने में कोई प्रक्रिया होती, प्रक्रिया निर्धारित करनी पड़ती है। तो जांच कमेटियां बनती है ताकि ओपिनियन आए सबकी। हम लोगों ने कई लोगों से ओपिनियन भी लिया, कई लोगों ने सुझाव भी दिए, लेकिन अंततः निर्णय शासन को लेना है। नहीं, शासन तो वही है ना जिस पार्टी में आप भी हो। नहीं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी अलग बनी थी इसकी, प्रशासकीय समिति अलग बनी थी। तकनीकी हम लोग को टेक्निकली इतना साउंड नहीं है जितना वो दूसरे एक्सपर्ट्स हैं। हम लोग तो टेक्निकली कुछ भी नहीं जानते, इसलिए उसके बारे में बहुत कुछ टेक्निकली हम लोग नहीं कह पाए। हम लोग इतना ही कह पाए, सरकारी धन का अपव्यय नहीं होना चाहिए। 50 करोड़ लग गया है, इसको तोड़ेंगे तो ये नुकसान होगा, इसलिए इसका बेहतर उपयोग क्या कर सकती है सरकार, ये निर्धारित करके फैसला करे। चुनाव बिल्कुल सामने आ गया है, 6 महीने से कम बचे हैं, जी जी 100 दिन से कम बचे हैं। आचार संहिता आने में शायद आज ही के दिन 3 महीने बाद आचार संहिता आ भी जाए। जी जी बिल्कुल। 7, 8, 10 तारीख को आने की उम्मीद है। क्या लगता है आपको, चुनाव में कांग्रेस के पास मुद्दे जनता के बीच जाने के लिए? कांग्रेस के पास विकास का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, मजदूरों का मुद्दा है। किसानों की इतनी माली हालत सुधरी है, किसान खुश है, मजदूर खुश है, गांव के लोग खुश है। हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति को उन्नयन किया मुख्यमंत्री जी ने, हमारी कल्चर को काफी आगे बढ़ाया है। और कोई विकास इतने ज्यादा हुए हैं गाँव में, शहरों में भी खूब काम हुए हैं। तो ये कहा जा सकता है विकास हमारा प्रमुख मुद्दा है। उसके अलावा जो हमारी संस्कृति थी, वो हमारी धरोहर थी, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका उन्नयन काफी मजबूती से किया है। नौजवानों में उत्साह है। ये छत्तीसगढ़िया खेल प्रतियोगिता का आयोजन होना, ये भी एक बहुत बड़ा इतिहास की बात है। खूब नौजवान और गांव के लोग, सब लोग मिलकर के उत्साह के साथ खेलों भाग लेते हैं। एक चीज बतलाइए मुझको, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई प्रदेश में, बीरनपुर में हुआ, रविंद्र चौबे जी की कॉन्स्टिट्यूंसी जी, वहाँ हिंदू मुस्लिम तनाव हुआ, एक हिंदू और 2 मुस्लिम की हत्या हुई, गिरफ्तारियां हुई, उसमें सरकार ने कार्रवाई की। बस्तर में जगह जगह आदिवासियों को ईसाई बनाने का काम भी चल रहा है, उसका विरोध भी चल रहा है, उसका हिंसक संघर्ष हो रहा है वहाँ पर। ऐसा जहाँ कहीं भी होता है, जी कांग्रेस पार्टी में सन्नाटा क्यों है? मुंह भी नहीं खुल रहा कांग्रेस पार्टी देखिए, का। सीधी बात सुनील कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। केवल 2 बातें, हिंदू मुस्लिम। लेकिन और ये तो मेरा सवाल है। नहीं, मैं अभी भाजपा पे नहीं आ नहीं, रहा। भाजपा नहीं, मेरा सवाल है। जी, आप जी। मेरे सवाल पे मुझको संतुष्ट जी कीजिए। जी जी आप तो विधानसभा में इतना रहे हैं, जी जी आपको मालूम है कि सवाल उठता है तो अध्यक्ष यही कहते हैं, आप इनको संतुष्ट कीजिए, आप इनको जवाब निश्चित दीजिए। रूप से, निश्चित ये रूप मेरा से। सवाल है, भाजपा का सवाल नहीं है। जी जी कि जिस बीरनपुर में इतना सांप्रदायिक तनाव हुआ, वहाँ के विधायक जो 7 बार के आप ही के साथी हैं, जी जी और 7 बार आप ही के साथ विधायक रहे हैं, रविंद्र चौबे जी। जी जी रविंद्र चौबे जी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं गए आज तक। ताम्रध्वज साहू मंत्री रहते हुए, साहू समाज का रहते हुए वहां नहीं गए, मुख्यमंत्री वहां पे नहीं गए, प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष वहां पे नहीं गया, कोई कांग्रेस का नेता वहां पे नहीं गया, कोई नहीं गया कांग्रेस का नेता। देखिए, रविंद्र चौबे जी इतने सक्षम है, किसी को जाने की जरूरत नहीं है। इतने काबिल मंत्री हैं, इतने मजबूत हैं, उनके इलाके में उनका इतना प्रभाव है कि किसी को जाने की जरूरत नहीं। जो शासकीय तरीके हैं, जो उसको कूल डाउन करने के तरीके हैं, जो लोगों को संतुष्ट करने के तरीके उन्होंने किया।
और इस तरह की घटनाएं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये घटनाओं के पीछे भी किसी न किसी का हाथ रहता है, षड्यंत्र होता है। और ये षड्यंत्र करने वाले कौन है, मैं उसके बारे में कहना नहीं चाहता। नहीं, आप बोल भी सकते हैं, नाम लेकर भी बोल सकते हैं, नहीं, कोई षड्यंत्र दिक्कत करने वाले भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं, केवल दो बातें करती है, वो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है, तो कहीं दंगा करा देना, और दूसरा धर्मांतरण। तीसरा मुद्दा नहीं, बोल नहीं सकते तीसरे मुद्दे पर। लेकिन मुझको एक बात बताइए, बस्तर में आदिवासियों के ईसाई बनने को लेकर जो तनाव हो रहा है, कुछ आदिवासी कर रहे हैं, कुछ हिंदू संगठन कर रहे हैं, जो तनाव हो रहा है, संघर्ष, हिंसा, गड़ी हुई लाश को निकाल के कब्रिस्तान से फेंक देना, गांव से फेंक देना, ये सब चल रहा है। यही तो मैंने कहा। लेकिन कांग्रेस पार्टी का मुंह भी नहीं खुल रहा है, कोई बयान नहीं है कांग्रेस के तरफ से, क्यों है ऐसा? बयान देने से और आग में घी डालने का काम होता है। इसको कैसे टेक्टफुली हैंडल किया जाए, ये सरकार के लिए ज़्यादा ठीक रहता है। तो टैक्ट ये है क्या कि सरकार दूर बैठी रहे और चुप रहे, जो निपटना है लोग निपटे? ऐसा नहीं, छोटा जिला सब जगह सब देखिए, धर्मांतरण के लिए कानून बना है। अगर कोई ऐसा लगता है तो कानून के दायरे में आके शिकायत करनी चाहिए। वो न करके लोग अपने हाथ में बोम लेकर के, एक समूह लेकर के आपस में अगर वर्ग संघर्ष करेंगे, ये यहाँ पर कानून की स्थिति बिगड़ती है। इसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस है, पहले वो स्थिति कंट्रोल, उसके बाद नेता लोग जाते हैं, बातचीत करते हैं, सबसे ठीक हो जाता है। इसलिए कुछ बयान देने की जरूरत नहीं रहती है। एक चीज बताइए सत्यनारायण जी, मेरे मन की उत्सुकता है, और भी कुछ लोगों के मन की हो सकती है, कि ईसाई और मुस्लिम, इन दो लोगों की अनदेखी कांग्रेस पार्टी क्या इसलिए कर रही है कि इनके पास और ऑप्शन क्या है और जाएंगे कहाँ, इनके पास क्या पसंद है? नहीं, किसी आना का तो कांग्रेस के ही पास है। कांग्रेस किसी की अनदेखी करती ही नहीं है। कांग्रेस सबके कल्याण के लिए योजनाएं बनाती है और सबको मदद करती है, इसलिए ये लोग कांग्रेस के साथ हैं। केवल कट्टर हिंदू होना या कट्टर मुसलमान होना दोनों देश के लिए खतरनाक बात है। हम यही बात करते हैं कि भैया आपस में मिलजुल के प्रेम पूर्वक रहें, इसमें कोई तीसरी बात है ही नहीं। ये कट्टरपंथी लोग आकर के माहौल बिगाड़ते हैं, कट्टरपंथी हिंदू हो चाहे कट्टरपंथी मुसलमान हो, इनके माहौल के बिगड़ने से ये परिस्थितियां बनती हैं। सरकार कोशिश करती है कि माहौल बिगड़ने न पाए। बस आपको लगता है कि सरकार ने सांप्रदायिकता के मोर्चे पे पर्याप्त किया है, ऐसा लगता है आपको? निश्चित रूप से सब जगह किया है। राम वन गमन पथ, देखिए हमारा इतना बड़ा काम है। हाँ। राम वन गमन पथ, कौशल्या माँ के मंदिर का जीर्णोद्धार। लेकिन मुझको ऐसा क्यों याद पड़ रहा है कि राम वन गमन पथ का भूपेश बघेल जी के पिताजी नंद कुमार बघेल ने विरोध किया था, उन्होंने बोर्ड उखाड़ के फेंक दिया था राम वन गमन पथ का, कि ये आदिवासी इलाके में ऐसी कोई हिंदू संस्कृति यहाँ कभी नहीं थी और इसको यहाँ लादना गलत है, ऐसा उनका कहना था। नहीं, नंद कुमार जी ने क्या कहा तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जिस रास्ते से भगवान राम गुजरे हैं उस रास्ते को अच्छा बनाना, लोगों के लिए एक नजीर पेश करना। हम लोग, भगवान हमारे कौशल्या का मंदिर चंदखुरी में है, राम हमारा भाचा है, तो उस बातों को लोगों के मन में बनाए रखना भी एक जिम्मेदारी बात होती है। हम लोगों ने खूब काम किया है। और मैं आपको बताने से तो चंदखुरी में तालाब के बीचों बीच मंदिर है। पहला पुल मैंने बनवाया था जब मैं विधायक था। मेरे समय का बना पुल था, उसमें लोग आना जाना करते थे। मैं आपके साथ चंदखुरी गया हुआ हूँ, घासीदास जयंती के प्रोग्राम में आप लेके गए थे मुझको। बिल्कुल, जी याद है, बिल्कुल याद है, मुझे भी याद है। जी। ये बतलाइए मुझको, कांग्रेस पार्टी जो है वो अपने हिंदुत्व के ऊपर बहुत निर्भर कर रही है कि आने वाले चुनाव में गाय है, गोबर है, गोमूत्र है, गौठान है, कल्या मंदिर है, राम वन गमन पथ है, क्या हिंदुत्व के मुद्दों को कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी से छीन लिया है? बीजेपी के पास अब बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी के पास मैंने बताया दो मुद्दे, हिंदुत्व भी मुद्दा अब नहीं रहा, मुद्दा भी नहीं रहा। सारे काम हम लोग कर दिए। भूपेश बघेल जी ने जगह जगह गोठान बना करके एक तरह से गाँव की संस्कृति को जिंदा रखा है। और मेरे पितामह ने 100-103 साल पहले भारतीय गोधन पुस्तक लिखी थी। अच्छा। ग्रंथ। उसका विमोचन भी माननीय भूपेश बघेल जी ने किया है। अच्छा। गाय का पूरा इतिहास सुनील जी, मैं एक पुस्तक आपको भेजूंगा, देख लें।
ये गाय हमारी भारतीय जनता पार्टी तो बाद में करने लगी है। हाँ, गाय माता को तो हम लोग मानते हैं शुरू से, और वो उस ग्रंथ में सब लिखा है, मैंने बता रहा हूँ। राम वन का मत का कर दिया, हर धर्मस्व विभाग ने हर मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए अनुदान दिया। हाँ, और हमारे मंदिर मठ में है महेंद्र रामचंद्र दास जी हैं, हाँ, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, हाँ, और बहुत बड़े संत हैं हमारे छत्तीसगढ़ के। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई आदमी नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने, कांग्रेस ने ये हिंदुत्व का मुद्दा, धर्म का मुद्दा, ये भी इनसे भाजपा छीन लिया है। तो भाजपा मुद्दा विहीन हो गई तो है। आने वाले चुनाव में भाजपा के पास अपने झंडे के अलावा कोई मुद्दा नहीं रहेगा, ऐसा है? मैं समझता कोई मुद्दा नहीं होगा, वो होगा ऐसा जी। किसान का मुद्दा नहीं है, धान का मुद्दा नहीं है, कर्ज माफी जी मुद्दा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं जी है। जी। ये बतलाइए मुझको। और राशन सबसे ज्यादा अभी हाँ, बीजेपी के टाइम में, वो चुनाव होने के बाद राशन सत्यता के नाम, सत्यापन करने के नाम पर राशन कार्ड काट दिए जाते थे। भूपेश बघेल जी ने 35 किलो चावल दे करके लोगों को काफ़ी मदद की। तो ये बतलाइए, जितना आप बतला रहे हो, जितना मैं समझ रहा हूँ, जी जी। तो हिंदुत्व के मुद्दे पे कांग्रेस जो है भाजपा से मीलों आगे दिख रही है। बिल्कुल छत्तीसगढ़ में। निश्चित रूप से मिलो आगे क्या, भाजपा के पास है ही नहीं, अब हिंदुत्व का मुद्दा भी नहीं है। तो यानी ये इस हिंदुत्व के मुकाबले में कांग्रेस जो है जी। ये स्टेडियम में अकेली टीम रह गई है, ऐसा? निश्चित रूप से, और कोई है ही नहीं। हम भगवान को मानते हैं, हम गाय को भी मानते हैं, सबको मानते हैं, और सर्वधर्म को मानते हैं, सर्वधर्म प्रार्थना हम लोग करते हैं। और हमारा तो कौमी एकता का नारा भी रहा है। इसलिए सभी समाज के लोग, समुदाय के लोग बिल्कुल सुखी रहे, ये सबसे बड़ी कल्पना राम राज की। और इसी को स्वराज, हमें इसी को स्वराज भूपेश बघेल जी ने अच्छा राज कायम किया हमारे प्रदेश में। अब ये बतलाइए, जनता के बीच आप जाएंगे, आप भी चुनाव जी, लड़ेंगे, बिल्कुल, पार्टी, बिल्कुल। मुझको पूरी उम्मीद है कि आपके जैसे वरिष्ठ व्यक्ति को लड़ना ही है चुनाव। जनता के बीच आप जाएंगे, जनता आपसे पूछेगी कि ये सरकार के इतने बड़े बड़े लोग जेल में हैं, इतने अफसर जेल में हैं, ईडी कोर्ट में चालान पेश कर रही है, उसमें कई तरह की बातें लिख रही है सरकार के बारे में, इतना बड़ा देखिए, भ्रष्टाचार वो हुआ है। दुरुपयोग है सब अधिक, ये जांच एजेंसियों का दुरुपयोग है, और इसमें सच्चाई जो होगी वो तो बाद में सामने आएगी। लेकिन ये टूल है भारतीय जनता पार्टी का, चुनाव के आड़ में सबसे बड़ा हथियार हमने बनाया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ क्यों नहीं होती, वहाँ क्या करप्शन नहीं है? वहाँ भी जाके भी देखना चाहिए। यहाँ नान घोटाले के बारे में हम लोगों ने दिया था, उसकी जांच क्यों नहीं करते? हाँ, ये सब मुद्दे हैं। नान का मुद्दा तो कांग्रेस विपक्ष में थी तभी उठाया गया। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, उसी को उठाया है। हाँ, लेकिन जांच करना चाहिए इनको। झीरम घाटी का मुद्दा को साफ क्यों नहीं होता? झीरम घाटी में हमारे इतने नेता लोग मारे गए, हाँ, आखिर नक्सली प्रभाव भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा था। हाँ। अब तो कुछ देखने को नहीं मिलता, नगण्य है। तो राज्य सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के जितने केस ईडी आईटी ये चला रही है, ये जनता के बीच मुद्दा रहेगा, ऐसा आपको नहीं लगता? मैं समझता कुछ रहेगा नहीं। जनता को अपने ब्रेड बटर से मतलब है। हाँ, वो सब आसानी से सब चीज हो रहा है, जनता के काम हो रहे हैं। हाँ, और जनता भी जानती है कि ईडी, सीबीआई, ये आईटी, ये सब जो है भारतीय जनता पार्टी के टूल है, हथियार है। चुनाव को नियंत्रण करने का हथियार है। यहाँ के प्रदेश की जनता इनको कभी सफल नहीं होने देगी। ऐसा? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से। यानी जनता को ब्रेड बटर मिले, फिर नेता अफसर भले जैम और वो खा नहीं लें। नहीं, ऐसा नहीं है। साफ सुथरी सरकार, हमारी सरकार साफ सुथरी सरकार है। लेकिन अनाया ये भारतीय जनता पार्टी, हमारी इनका जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, इनका मिसयूज कर रही है। कई बार मुख्यमंत्री जी ने कहा, हम लोग कहते आ रहे हैं मिसयूज कर रही है। और फिर उसके बाद जो जैसा करेगा उसको कानून, लॉ विल टेक इट ऑन कोर्स। हाँ, उसमें कुछ कहने की बात ही नहीं है। हाँ। लॉ जो है वो लॉ की 5 साल की पढ़ाई टाइप का है, बड़ा लंबा कोर्स लेता है लॉ। जी जी, जी। यानी आम पढ़ाई 3 साल में हो जाती है, लॉ टेक्स अ लॉन्गर कोर्स, 5 साल का कोर्स लेता है लॉ। बिल्कुल, निश्चित रूप से। चलिए, अब मैं एक दूसरे मुद्दे पे आना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ में भाजपा की आज जो स्थिति है, ऐसा लगता है कि यहाँ ये लोग नेता तय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन नेता के चेहरे पे चुनाव होगा, कोई नेता रहेगा नहीं रहेगा,
या मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे, या मैं एक दूसरी बात और भी समझना चाहता हूँ। जी पिछला चुनाव 2018 का यहाँ डॉक्टर रमन सिंह की अगुवाई में लड़ा गया उनके चेहरे पर, जी जी और 15 सीट पे आ गई 15 साल की पार्टी, जी बिल्कुल। 15 साल की सरकार 15 अब तो सीट 13 पे पे आ गई। अब 13 पे आ गई बाई इलेक्शंस वगैरह बाई के बाद इलेक्शन। में। जी जी ये बतलाइए मुझको कि उसके तुरंत बाद जो लोकसभा का चुनाव हुआ था जी 6 महीने में, जी जी उसमें कांग्रेस पार्टी जो है उसकी इतनी बदहाली क्यों हो गई थी, जबकि आपकी तो सरकार बन चुकी थी? देखिए, लोकसभा चुनाव में लोगों की मानसिकता बदल सकती है। वो दोनों खुश रखना चाहते हैं, स्टेट में यहाँ हमको कर दें, वहाँ वो कर दें। लेकिन स्टेट जो केंद्र में जो गतिविधियाँ चल रही हैं, जो डिक्टेटरशिप चल रही है, हाँ, जो हालात है देश के, उस देश के हालात को जनता समझ रही है। अब हाँ, उस वक्त समझ नहीं पाई जनता, और इसलिए ऐसा हुआ। हम्म, और अभी के जो चुनाव होंगे उसमें दिख जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या स्थिति बनेगी। ऐसा। मोदी जी का ग्राफ भी तेजी से गिर रहा है, आम जनता इस बात को जान गई है। महंगाई कम नहीं हुई, रोजगार के मुद्दे पर ये लोग असफल रहे। और मणिपुर जैसे प्रदेश में जो घटनाएं हो रही हैं, क्या अच्छी घटनाएं हैं? ये सब चीजें इनके खिलाफ जाएंगी। आपको ये भी लगता है कि राहुल गांधी की जो शोहरत बढ़ रही है पिछले 6-8 महीने में, खासकर ये भारत जोड़ो के समय से लेकर अभी तक, बिल्कुल। उसका कोई फायदा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को, उसका कोई फायदा विधानसभा में भी मिलेगा? पूरे ऐसा देश को मिलेगा सुनील कुमार जी। राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर पद यात्रा की। हाँ, ये इसलिए मैंने इनको राष्ट्रपुत्र कहा था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे, हाँ, और ये राष्ट्रपुत्र कहा था। इतना लंबी पद यात्रा कोई कर नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी में एक आदमी नहीं जो पद यात्रा कर ले। पूरे देश को समझना चाहते हैं राहुल गांधी। मोदी जी ने रथ यात्रा की थी अडवाणी जी के साथ, रथ में बैठ कर की थी। जो बाबरी मस्जिद गिरने के पहले की जो यात्रा थी। हाँ बोली, और उसमें अडवाणी जी ने की थी। हाँ, रथ पे बैठ रथ करके। पे बैठ कर वो आज रथ कहाँ है, अडवाणी कहाँ है? आप देख ले भारतीय जनता पार्टी क्या करती है। मैं कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी देश को समझना चाहते हैं, और देश राहुल गांधी को समझना चाहता है। लेकिन एक बात बतलाइए, जी अडवाणी जी जो हैं, उनको लेके आपने कहा अडवाणी जी कहाँ हैं, हाँ, तो लोग ये भी बोल सकते हैं कि सत्यनारायण जी कहाँ हैं। तो हम अपनी जगह हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमको। हम लोगों ने खूब काम किया, खूब काम करेंगे, पार्टी के लिए काम यानी करेंगे। अभी के इस कार्यकाल में आप एक किस्म से मार्गदर्शक मंडल में ही हैं, जैसे कि अडवाणी जी वहाँ हैं। वो हमको स्वीकार है, स्वीकार है। हम अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं नहीं, ये है। मुझको सूझा इसलिए आपने कहा ना कि आज अडवाणी जी कहाँ हैं। अडवाणी जी की क्या स्थिति है? जितने ऊपर के नेता सबको निपटा दिया इन्होंने एक झटके में। तो ये हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, हमारी पार्टी में ये नहीं है। अब ये बतलाइए मुझको, मैं चूंकि चुनाव में आप उतरेंगे जी जी और सामने हैं पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से हैं, तो मैं आपका नजरिया समझना चाहता हूँ। जी जी छत्तीसगढ़ में भाजपा आज आपको किस हालत में दिख रही है, और यहाँ की राज्य की भाजपा लीडरशिप देखिए, और पार्टी का राष्ट्रीय संगठन, इनके बीच रिश्ता क्या दिख रहा है? भाजपा बहुत बिखरी हुई है, भाजपा बहुत कमजोर है। इनके पास कोई ऐसा चेहरा नहीं जो वोट आकर्षित कर ले पब्लिक को। इसलिए बार बार बाहर के मंत्री, बाहर के आ रहे हैं। बाहर के मंत्री कहने से क्या होगा? मान लीजिए किसी की आज घर में बोरिंग खराब हो गया, तो बाहर का मंत्री आके ठीक करा देंगे क्या? उसको तो हम ही लोग करेंगे, स्थानीय लोग करेंगे। स्थानीय प्रभावशील इनके पास कोई व्यक्तित्व तो नहीं है, इसलिए इनकी स्थिति बनी है। अब ये प्रयोग कर रहे हैं, करके देख ये ले। क्या चुनाव की तैयारी में बाहर से आ रहे हैं? और क्या, और काहे के लिए कर? उसके पहले तो कभी नहीं आया। नहीं, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ, 4 नहीं, साल लेकिन पहले। एक बात बतलाइए, जी बाहर से तो भूपेश बघेल जी और उनकी टीम भी असम गए, यूपी गए, हिमाचल गए, तीनों प्रदेश गए चुनाव में। जिन नेताओं का प्रभाव है, जो शीर्ष नेताओं सब जगह जाते हैं। अभी चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी कई मंत्री आ रहे हैं, आएंगे। इनको आने की जरूरत क्या थी? अगर यहाँ का स्थानीय नेतृत्व ठीक रहता, स्थानीय नेतृत्व मजबूत होता, उनको आने की जरूरत नहीं पड़ती। वो आ रहे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ कमजोर हैं लोग, वो किसी के चेहरे पर लड़ने। कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी, और अगली सरकार कांग्रेस की बनेगी, ऐसा ब्रिटिश रूप से।
इसलिए कि कांग्रेस के लोगों ने सेवा की है। हमारे सारे लोगों ने मिलकर के किसानों की माली हालत सुधारी है, उनका आर्थिक ढांचा ठीक हुआ है और विकास काम तेजी से हुए हैं। लेकिन मुझको जितना सुनाई पड़ता है पिछले बार से कांग्रेस की सीटें बहुत कम होंगी, ऐसा सुनाई पड़ता है। देखिए, ये तो दुष्प्रचार है, ऐसा दुष्प्रचार है। रिजल्ट देखिएगा सुनील जी, रिजल्ट देख लीजिएगा। और हर क्षेत्र में काम हुए, खूब विकास काम तेजी से हुए। और हमारी पार्टी का जो संगठन है वो हर काम में लगा, मजबूती से लगा है। हम लोगों में कहीं बिखराव की स्थिति नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी में बिखराव दिख रहा है। ये परिस्थितियां हैं यहाँ की। ऐसा क्यों लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय संगठन जो है वो छत्तीसगढ़ के तमाम भाजपा नेताओं को बिल्कुल ही गैर जरूरी, बिल्कुल ही बेअसर, बेकाम का ऐसा मान के चल रहा है? ऐसा लग क्यों रहा है? इसलिए कि उनको अंदाज हो गया कि वो लोग असरदार नहीं हैं, इसीलिए 13 सीटें आई, 15 सीटें आई। इससे से अंदाज लग गया कि इनकी कोई पकड़ यहाँ पर नहीं है। और दूसरा, जब 15 साल तक जो लोगों ने काम किया वो खराब काम के रूप में लोगों ने देखा, लोगों के गले नहीं उतरा वो, इसलिए तो इनकी ये हालत हुई, स्थिति बनी है। आपके बारे में एक उत्सुकता ये बनी हुई है कि आपकी सीट से अब शायद आपका बेटा पंकज चुनाव लड़े। मैं राजनीतिक संन्यास तो नहीं ले रहा हूँ। अब थोड़ा उम्र का तकाजा भी होता है सुनील जी, तो मेरा बेटा भी अगर चुनाव लड़ना चाहता है तो पार्टी अगर उसको टिकट देगी तो लड़ लेगा चुनाव। हाँ, यानी पार्टी जिसको ठीक समझेगी। वो तो पिछले 15-20 साल से कॉन्स्टिट्यूंसी में मेहनत करते हुए दिखता है। निश्चित रूप से मेहनत करता है, मेरे सारे कामकाज को भी देखता है। और हम लोग दिन रात सब लगे रहते हैं। तो आपको ऐसा लग रहा है क्या कि विधानसभा के बजाय अब आपको लोकसभा वगैरह लड़ना चाहिए? ऐसा लग रहा है? वो पार्टी जो तय करेगी। नहीं, यानी आपके अपने मन की बात में जानना चाह रहा हूं। नहीं, जो पार्टी का निर्देश होगा वही करेंगे। हम लोगों की व्यक्तिगत कोई इच्छा नहीं रहती। पार्टी ही आपको पूछे कि आप क्या चाहते हो, आप विधानसभा लड़ोगे या लोकसभा लड़ोगे? पार्टी उस वक्त पार्टी का देखूंगा रुख क्या रहता, पार्टी जगह रुख देख करके मैं बात करूंगा। ऐसा जी। चलिए, आपसे बड़ी दिलचस्प बात हुई। आप बड़े साफ जवाब देते हैं, किसी जवाब से, किसी सवाल से कतराते नहीं। सुनील जी, कोई बात ही नहीं है ऐसी जी। लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूँ, भूपेश बघेल जी के इतना काम किया है किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, हर क्षेत्र में। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में भी खूब काम हुए। और ये हर क्षेत्र में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा जहाँ काम न हुए हों। आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल सबसे बड़ा हमारा ये मकसद में कामयाबी मिली है। मेरी काउंसिलिंग 5 जगह आत्मानंद स्कूल खुले हैं, ऐसा 3 जगह कॉलेज खुले हैं। एक बात बतलाइए मुझको जी। आत्मानंद स्कूल में स्टाफ 100% है, क्योंकि सरकार के डायरेक्ट फोकस में है। मुख्यमंत्री की निजी दिलचस्पी है, वो जगह जगह खुद मॉनिटरिंग करते हैं आत्मानंद स्कूल की। बच्चों का इंटरेस्ट है। हाँ, सब कुछ बहुत अच्छा है। मैं बड़ा खुश हूँ आत्मानंद को देखकर। लेकिन जब मैं बाकी स्कूलों को देखता हूँ, अलग अलग अखबारों में रिपोर्ट छप रही है, ये इंग्लिश मीडियम स्कूल भी, हिंदी मीडियम स्कूल भी बहुत अच्छी हुई है। नहीं, लेकिन मैं और अभी भर्ती पर जो आरक्षण कारण रोक लगी थी, अब रिलीफ मिली है, तब भर्तियाँ भी होगी और खूब कोई स्थान वैकेंट नहीं रहेगा। नहीं, उनकी इमारतों का ये हाल है, टीन की छत उड़ गई, पानी गिर रहा है, बैठने की जगह नहीं है। एक हॉल में 5-5, 6-6 क्लास लग रही हैं। कल परसों बिलासपुर शहर के बीच की एक स्कूल का ये हाल छपा था। अलग अलग अखबारों में अलग अलग इलाकों में अपवाद स्वरूप 1-2 बातें हो सकती है, लेकिन सब जगह ऐसा नहीं है। मैं तो इतनी बड़ी संख्या में स्कूलों की बदहाली देख रहा हूँ। सत्यनारायण जी, आपने अच्छा किया जो आत्मानंद को गिनाया। मुझको ये सवाल पूछने का मौका मिला। जी। अब आप मुझको एक बात बताइए, अब आप मुझको एक बात बताइए कि आत्मानंद स्कूल में तो 2-2.5%, 3% अधिक से अधिक बच्चों का दाखिला है। उसमें कैपेसिटी उतनी है। 97% बच्चे तो अभी परमात्मानंद स्कूल में पढ़ रहे हैं। जी। जो भगवान भरोसे हैं एक किस्म से, जो बदहाली वहाँ की पढ़ने में आती है मेरे, उनके बारे में आपका क्या कहना है? ये जो वोटर हैं 97% बच्चों के माता पिता,
जी जी, देखिए उसमें इनके मन पे क्या गुजरता होगा जब चमकता हुआ एक स्कूल देखते होंगे, नहीं, तो क्या वो गुजरता होगा? वो देखिए सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट की स्थिति है। जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है वो प्राइवेट स्कूल में दाखिला करा रहे हैं, और जो आर्थिक दृष्टि से बहुत कमजोर है शासकीय स्कूलों में है, बिल्कुल। उनके लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। हाँ। माननीय रविंद्र चौबे जी शिक्षा मंत्री बने हैं, इनके कार्यकाल में सारी कमियों को दूर किया जाएगा, हाँ। ऐसा मान के चलता हूँ। इनके सीमित तो कुछ महीनों के कार्यकाल में आपका कहना है, जो 4.5 साल में नहीं हो पाया वो अभी 3 महीने के भर्तियां कार्यकाल में। तेजी से भर्तियां हो रही हैं, सारे वैकेंसी निकल गई है, सब कुछ हो रहा है। हाँ। मैं समझता हूँ स्थितियाँ बहुत ठीक होंगी। लेकिन आपको अखबारों में देखने मिलता है, मैं एक अखबार का नहीं बोल रहा हूँ, किसी का, मेरे अखबार का 10-12 अखबारों में अलग अलग इलाकों की स्कूलों की जो बदहाली देखने मिलती है, और साथ में आत्मानंद स्कूलों की जो खुशहाली देखने मिलती है। आपको लगता है जनता के बीच एक तुलना होगी ऐसी? 97% बच्चों के माँ बाप सोचेंगे कि हमारे बच्चे की स्कूल का तो नहीं बदहाल है। देखिए, तो साधनों पर भी निर्भर करता है सुनील जी। जो साधन उपलब्ध साधन है उसके अनुसार सब व्यवस्था होती है, और अधिक बजट हमारा अगला सरकार बनेगी, बजट और ज़्यादा प्रोविजन होगा, उसमें सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो 5 साल में 3% हुआ है अभी, इस हिसाब से कितने साल अपने को? नहीं, और मुख्यमंत्री जी का फोकस है आत्मा स्कूल बनाने के लिए, कई पूरा बजट का अधिकांश हिस्सा उसमें जाएगा, और मैं समझता हूँ कि सब जगह स्थितियाँ ठीक हो जाएंगी अब। चलिए, आपने ये स्कूल का कहा, उससे मुझको ये सवाल याद आ गया, मैं भूल रहा था, लेकिन एक सवाल अभी बाकी है। जी जी। महिलाओं को, कितनी महिलाओं को टिकट मिलना चाहिए? ये हमारी पार्टी तय करेगी महिलाओं को। नहीं, आपकी खुद की सोच नहीं, क्या है? देखिए, मैं कोई पार्टी विरोधी बात नहीं कह रहा हूँ। व्यक्तिगत सोच तो है नहीं, नहीं, लेकिन देखिए, महिलाओं को टिकट मिलनी चाहिए, पार्टी तय करेगी। और मैं समझता हूँ कि वो विनिंग पोजीशन जिस महिला की होगी उसको टिकट दी जाएगी। नहीं, यूपी में 40% को आप लोगों ने टिकट दी। प्रियंका गांधी ने खुद ने नारा लगाया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, 40% टिकटें दी गई। भूपेश बघेल जी इंचार्ज थे वहाँ पे यूपी के। जी जी। ये नारा छत्तीसगढ़ के लोगों ने सुझाया यूपी की प्रियंका को। परिस्थिति कुछ और थी। देखिए यूपी की परिस्थिति आपको जो पक्का है, था कि वहाँ जीतने वाले नहीं है, इसलिए दे दो 40%। नहीं ऐसा भी नहीं है, लेकिन महिलाओं में कोई कॉन्फिडेंस भी गेन होना चाहिए, महिलाओं में विश्वास बने। और महिलाओं का अब हमारे प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण का खूब काम हुआ है, लेकिन जो विनेबिलिटी की पोजीशन आएगी वो महिला को टिकट देने का पर सरकार, हमारी पार्टी विचार करेगी। सत्यनारायण जी, एक चीज़ समझाइए, जब आप पंचायत में पंच की रिजर्व सीट पे देते हैं किसी को टिकट, जी तो ये महिला भी है, ये आदिवासी रिजर्व है, ये महिला भी है, दलित रिजर्व है, ये महिला है, ओबीसी रिजर्व है, ऐसे कई तरह के रिजर्वेशन जी जी पंच सरपंच के स्तर पे भी हैं। जी जी एक विधानसभा सीट में 200-400 पंच सरपंच महिलाएं रहती होंगी। जी जी। जब पंच स्तर पे आपको मिल रही हैं, पंचायत स्तर पे, जनपद स्तर पे, जिला पंचायत स्तर पे महिलाएं मिल रही हैं, तो क्या विधायक स्तर पे विनेबल महिलाएं नहीं मिलेंगी? संविधान क्या कहता है, और सभी पार्टियां मिल बैठ कर विचार करेंगी तो इस पर कानून बनाना, कानून बन सकता है। ये तो खत्म हो गया कानून, यानी संसद में दोनों पार्टियों ने, कांग्रेस बीजेपी सब थी, ये महिला आरक्षण तो खत्म ही हो गया संसद में। अब कोई पिछले 15-20 साल से चर्चा भी नहीं कर रहा महिला आरक्षण की। जी जी। लेकिन छत्तीसगढ़ में कितना, जब यूपी में 40% को मिल सकता है, तो यहाँ पे महिलाओं में आत्मविश्वास कम है क्या? सुनील जी, मैं इसके लिए अधिकृत नहीं हूँ कहने के लिए, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ विनेबिलिटी देखी जाएगी। विनेबिलिटी अगर महिलाओं की है तो उनको टिकट मिलनी चाहिए, ऐसा मैं कह सकता हूँ। ऐसा ठीक है, बहुत धन्यवाद सत्यनारायण जी। सुनील कुमार जी, खूब धन्यवाद आपको। ये बड़ी दिलचस्प बातचीत आपने अभी सुनी। रायपुर ग्रामीण के विधायक सत्यनारायण शर्मा जी, ये ऐसे कुछ विधायकों में से हैं जो मैं अपनी रिपोर्टिंग करता था उस वक्त इनके साथ बहुत घुमा हुआ हूँ, इनके काम को मैंने बहुत करीब से देखा हुआ है। ये लोगों के सुख दुख में जैसे साथी रहे हैं, ऐसे विधायक मैंने कम देखे हैं। शायद यही वजह है कि 7 बार वो विधायक रहे और 8वें चुनाव में सामने उतरने जा रहे हैं। हम फिर किसी विधायक या सांसद के साथ बातचीत को लेकर रूबरू आपके सामने रहेंगे। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए, और अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो सब्सक्रिप्शन, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, नीचे ज़रूर टिप्पणी कीजिए।
इस वीडियो के साथ भी हमारा एक व्हाट्सएप नंबर आपको मिलेगा, जो नंबर बतलाएगा कि आप अपने सांसद या विधायक से कोई सवाल करना चाहते हैं तो किस नंबर पर हमें संदेश भेजें। हम उसको ज़रूर देखेंगे और कोशिश करेंगे आपके कुछ सवाल उनसे पूछने की। अगर आप दोपहिया चलाते हैं तो हेलमेट ज़रूर लगाइए, और चौपहिया में चलते हैं सीट तो सीट बेल्ट लगा कर बेल्ट। रखिए, जान उसी से बचती है। बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। YouTube के हमारे खास कार्यक्रम रूबरू के जरिए हम लगातार छत्तीसगढ़ के सांसदों विधायकों से सवाल पूछ रहे हैं, उनके चुनावी क्षेत्र का जायजा ले रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के सांसद विधायक या उनसे जुड़ी पार्टी तक आप अपने सवाल पहुंचाएं, तो इसके लिए हमने एक खास नंबर की व्यवस्था की है। आप अपने सवाल हमें 6269626929 पर भेज सकते हैं। आप चाहें तो अपने सवाल हमें टाइप करके भेज सकते हैं, वॉइस मैसेज के ज़रिए भेज सकते हैं, या अपना वीडियो बनाकर भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं।